Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good afternoon to all of you. आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 9 है उसी को चैप्टर नंबर 6 सॉरी 9th क्लास का उसको हम कंटिन्यू करेंगे और कल से चैप्टर नंबर जो आपका जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसका जो एमसीक्यू है तो विद इन 1 और 2 डेज इसका एक एमसीक्यू सेशन मैं आपको अलग से ले लूँगा। अभी हम कल से 10th को स्टार्ट करेंगे, देन बीच में एक एमसीक्यू सेशन और मेंस के कई सारे टॉपिक्स इसके ऊपर हैं, तो वो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर वो मेंस के क्वेश्चंस हैं मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इट्स योर सिविल सारथी है ना, उसको मैं लिंक डालना भूल गया। योर सिविल सारथी, यहाँ पर जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं है ना। तो प्रीलिम्स का भी है और मेंस की भी अलग से मैं आपको जो टेस्ट है एक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको निकल के आएगी। उसके पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी के ऊपर जो कोर्सेज चल रहे हैं आपके। चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन रहेगा हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी की और 5 टेस्ट का एक मॉक टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, जिसमें से 2 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। ये सीरीज 2 है तो 2 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे आपका एग्जाम में होता है उसी तरीके से दोनों पेपर्स होंगे। टाइम भी वही होगा 10 से 12, 2 से 4। तो आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जहां पर आपका दिमाग सेट हो जाता है कि उस टाइम पे आपका दिमाग एक्टिव रहता है, उसका दिमाग आपका काम करता है। ठीक है, तो 17 तारीख को हो चुका है टेस्ट, 31 को टेस्ट हो चुका है, अगला टेस्ट 14 तारीख को है। और इसके बीच में है ना, इसके बीच में क्या होता है, जो प्लस वाले स्टूडेंट के लिए उनके लिए अलग से प्लस का टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। तो इसको आप रजिस्टर्ड करना मत भूलिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है दिया हुआ है। चलिए, तो मेरे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। 2020 के लिए एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 चल रहा है, जिसके अंदर पूरा पेपर 2 का सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एमपीपीएससी मेंस आपका प्रीलिम्स 2020 है पार्ट 2, जिसके अंदर पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है टॉपिक नंबर 1 3 से लेकर 10 तक। टॉपिक नंबर 2 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इन द आपके पार्ट 1 के अंदर, तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 2019 के लिए पेपर 3 और पेपर 1, इसमें यह है कि जो 2019 और 2020 दोनों के लिए है ना, कॉमनली याद, ये बात ध्यान से सुनिएगा, 2019 और 2020 दोनों के लिए जो साइंस वाला पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों जो पार्ट है वो मैं इसी में पढ़ाऊंगा। 2020 का जब कोर्स लॉन्च करूंगा पेपर 3 का, तो उसमें पीसीबी नहीं होगा, याद रखिएगा है ना, या उस टाइम जो भी होगा, लेकिन 99% चांसेस ये हैं कि उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ाऊंगा है ना। तो इसको अभी कवर कर लें, क्योंकि 2 बार कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, और आपका पेपर 1, तो ये पेपर 1 चल रहा है। इसमें वैसे एग्रो इकोलॉजी वाला टॉपिक बचा हुआ है। एग्रो इकोलॉजी में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब आज टुडे इज द 2nd ऑफ जून, तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्रो इकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉइल वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो कौन सा कोड यूज़ करना है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये का। अब मेरा कोड यूज़ करते हैं पवन लाइव, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, 6300 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो वो भी आपको तकरीबन 7,500 के आसपास ऐसा कुछ अमाउंट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कल देख के बताऊंगा। तो इस अमाउंट के अंदर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको और सस्ता पड़ेगा अगर आप 2021-22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी तैयारी शुरू की है तो टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में, तो टिक दिस वन, 2 साल का है ना। और कोड कौन सा है, पवन लाइव जिंदाबाद। चलिए, पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, जनसंख्या की बात कर रहे थे, तो लगातार आप जनसंख्या आप देखोगे तो लगातार भारत की जो जनसंख्या है उसके अंदर लगातार गिरावट होती जा रही है। मतलब आपका जो ट्रेंड है जनसंख्या का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। अच्छी बात है कि पॉजिटिव इंडिकेटर है कि जनसंख्या जो है वो लगातार आपकी गिरती जा रही है। बर्थ कंट्रोल है, आपका जो बर्थ रेट आपका लगातार कम होता जा रहा है। हमने बात की थी 1981 में, 1981 से हम ये देखते हैं कि 1981 से आपका जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ और डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ। पहले क्या था, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और जो डेथ रेट था वो भी ठीक ठाक था, मतलब उससे कंपैरिजन में तो कमी था, तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। हमने देखा था ना कैसे इंक्रीज होगी, तो वो पॉजिटिव इंडिकेटर है कि ठीक है देश के अंदर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो पॉपुलेशन जो बेस है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा तो एनुअल जो हमारा ग्रोथ है, जो वार्षिक हमारी जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो बहुत कम है अभी। मतलब वो हमने ट्रेंड देखा था पिछले क्लास में कि आपका जो डेकेडल ग्रोथ और उसके अलावा जो एनुअल ग्रोथ रेट है, वार्षिक जो वृद्धि दर है, वो दोनों भारत में बहुत कम है ना। तो अच्छी बात है, कम है तो है ना। लेकिन क्या है कि 2050 तक जो बोलता जाता है कि हम चाइना है, तो चाइना को 2000 पीछे तक 50 तक हम यहाँ पर आपका
कम कर देंगे, उनको पीछे कर देंगे। लेकिन उसके अलावा क्या है कि जो पॉपुलेशन साइज है हमारा वो बहुत ज़्यादा है। वो अभी आप देखोगे तो जैसे हम बात करें 135 करोड़ बोलते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन में जो है 1.2% की बढ़ोतरी हर साल हो रही है। तो ठीक है, 1.2% बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन अगर उसको हम पॉपुलेशन के साइज में देखेंगे कि 135 करोड़ लोग हर साल 1.25% से बढ़ रहे हैं, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इट्स अ बिगर नंबर। ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ओके, उसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन चेंज की हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया की हम बात करें, तो बर्थ रेट जो है इट्स ऑलवेज हायर देन डेथ रेट इन इंडिया। तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ये उल्टा होगा तो क्या होगा, आपका डेथ रेट ज़्यादा होगी और बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन भारत के अंदर नहीं है ना। अब पॉपुलेशन जो चेंज है, जनसंख्या जो परिवर्तन है, उसमें आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बर्थ रेट, मतलब आपका जन्म दर कि लोगों का जन्म हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है। तो प्रति 1000 पे आपका लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, एक वर्ष में प्रति व्यक्ति जो है वो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आपकी, जीवित बच्चों का जो जन्म है वो आपको क्या होता है, जीवित बच्चों का जन्म। कई बार क्या होता है अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो है वो मृत पैदा होते हैं या वो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ टाइम में हो जाता है। तो लाइव बर्थ है पर 1000, प्रति व्यक्ति प्रति 1000 लोगों पे कितने लोगों का जन्म हो रहा है, उससे हम क्या करते हैं बर्थ रेट या जन्म दर है उसको निकालते हैं। दूसरा होता है आपका माइग्रेशन, रुक जाओ अभी, है ना। दूसरा होता है आपका डेथ रेट, है ना, डेथ रेट या फिर आपकी मृत्यु दर। तो मृत्यु दर क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर। एक साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर साल के अंदर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है ना। 1000 लोगों पे अगर 10 लोगों की डेथ हो रही है तो 10 हमारा डेथ रेट हो गया। 1000 बच्चे पे अगर 15 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, जन्म दर हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने बताया था, इट्स कॉल्ड द माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन एंड टेरिटरीज। कल ही हमने प्लस के अंदर माइग्रेशन पढ़ा था इकोनॉमी में, है ना। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, एक जगह से दूसरे के जाना, ये आपका माइग्रेशन होता है ना। कुछ लोग क्या होता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन वो चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग देश के बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग देश के अंदर रहते हैं। अब देश के अंदर रहेंगे तो पॉपुलेशन में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, है ना, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। तो देश के अंदर रहेंगे तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। इंटरनल माइग्रेशन जो है वो आपके साइज ऑफ पॉपुलेशन को चेंज नहीं करता। अगर एक्सटर्नल माइग्रेशन होगा, देश के बाहर जाएंगे, तो देश के बाहर जाने में क्या जनसंख्या हमारी कम होगी। तो इंटरनल माइग्रेशन से कोई पॉपुलेशन में फर्क नहीं पड़ता। स्टेट वाइज फर्क पड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्क पड़ सकता है, लेकिन देश की जनसंख्या पे कोई प्रभाव जो है उस माइग्रेशन का नहीं पड़ेगा। अभी आपने माइग्रेशन की जो चीज़ें हैं वो देखी हैं, जो 1947 में हुआ था, लगभग वही हालात हमारे देश में फिर से पैदा हुए इस कोरोना के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद इंडिया के अंदर आप देखोगे कि जो माइग्रेशन है वो रूरल से अर्बन के अंदर, मतलब आपके ग्रामीण से आपके शहरी के अंदर हो गया। अब रीजन क्या है कि शहरी क्षेत्र में क्या है कि रिसोर्सेज या संसाधन है ज़्यादा उत्पन्न है। गांव में खेती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी है एक नौकरी करना या आगे बढ़ना या अपने आप को डेवलप करना, है ना, उसके लिए लोग अभी शहर में जाते हैं। नौकरी सबके पास नहीं होती, सॉरी खेती सबके पास नहीं होती, है ना। कई सारे लैंडलेस लेबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है गाँव में शहर में जाके नौकरी करेंगे, या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने के कारण कि एक खेत है 4-5 बीघा का, पूरा परिवार उसके ऊपर पल रहा है, सभी लोग उसी में खेत में काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ जो है वो फैमिली का नहीं हो पाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है कि फैमिली के लोग हैं फिर शहरों के अंदर नौकरी करने वहाँ पे आपके जाते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द पुश फैक्टर इन द रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में एक पुश फैक्टर होता है, एक आकर्षक बल होता है जो उनको शहरों की ओर भेजता है। और जो गांव जो शहर होते हैं वहां पर क्या होता है, एक पुल फैक्टर होता है, वहां पर क्या होता है, एक कर्षण फैक्टर होता है जो उनको पुल करता है, उनको खींचता है उनकी ओर, आकर्षित करता है। लोग इसलिए शहर जाते हैं, है ना, क्योंकि गाँव में रिसोर्सेज नहीं है, गाँव में मनोरंजन के साधन नहीं है, गाँव में काम करने के साधन नहीं, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। पानी तो है लेकिन शहरों में आजकल पानी नहीं होता, उल्टा बात हो गई आजकल। लेकिन फिर भी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं या एक आम व्यक्ति के एक ह्यूमन डिग्निटी से जीने के लिए जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको शहरों में अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ हमारी जो सरकारें हैं ये फेल हो गई कि ये पुश और पुल फैक्टर है, ये शायद हमारी सरकारों ने क्रिएट किया है। रीज़न क्या है बोलने का कि यहाँ पर ये है कि गाँव के अंदर हमने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करा है। आज शहरों के अंदर कचरा गाड़ी आती है, कचरा उठाती है, स्वच्छ भारत अभियान बड़े तेज़ी से चल रहा है, लेकिन गाँव के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन लेट है ना। गांव के अंदर पहले टॉयलेट्स बनाए गए, टॉयलेट बने हैं अब, और अब टॉयलेट बनने के बाद जो है अब धीरे धीरे आपके जो कचरा गाड़ी या दूसरी जो एमिनिटीज़ हैं जो शहरों में मिलती है वो धीरे धीरे मिलने की कोशिश वहाँ पे हो रही है। तो उसके कारण लोग जो है वो शहरों में जाते हैं, है ना। जनरली आपको पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी या बेरोजगारी है
है ना, रूरल एरियाज में, वो शहरों की ओर ले जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि शहरों में जाके उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, शहरों के अंदर उनका स्ट्रगल ज़्यादा होता है ना, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संसाधन वो ज़्यादा मिल जाते हैं कि काम करने के लिए कई सारी दुकानें मिल जाती है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ मिल जाती है, तो काम चल जाता है। गाँव के अंदर वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, है ना। गाँव में थोड़ा सा ये है कि सादे जीवन, उच्च विचार उच्च होना, लेकिन सादा जीवन होता है, तो व्यक्ति कम में भी काम कर लेता है। कोरोना के समय में ये चीज़ें समझ में आई है कि हमारी एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना कम है ना, हम कितना खर्च करते हैं। मतलब पिछले 2 महीने में आप देखोगे आपके खर्च जो है वो आधे से भी आधा हो गया होगा। रीज़न क्या है? वी आर स्पेंडिंग अननेसेसरली। वो अच्छा है, इकोनॉमी के लिए हमको स्पेंड करना चाहिए, अच्छी बात है ना, उसके लिए मना नहीं करा, लेकिन हमारी जो आम ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें काफ़ी कम है ना। तो ये एक बार सोचिएगा इसके ऊपर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद उसके बाद आप देखोगे तो माइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन को एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे आप दिल्ली जैसे शहर देखो, मुंबई देखो, इंदौर देखो, भोपाल देखो, यहाँ पर आपके कई सारे लोग माइग्रेट होके आ गए हैं, तो यहाँ की जनसंख्या जो है ऑटोमेटिक इन एरियाज़ की बढ़ गई है। स्पेशली दिल्ली, मुंबई उसका एक बड़ा एग्जांपल है, कोलकाता भी आप एक लेवल पे देख सकते हो, है ना। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि देश जो पॉपुलेशन जो साइज़ है ना, और पॉपुलेशन कंजम्पशन है, तो आप अर्बन और रूरल एरिया में देखोगे तो ये काफ़ी बदलाव आपका आ गया है ना। जैसे आप बोलोगे दिल्ली के अंदर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर एरिया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया कि आपका पॉपुलेशन साइज़ के अलावा आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन में अर्बन और रूरल एरिया में जो सेक्स रेशियो है या दूसरी जो चीज़ें हैं, एज जो गैप वगैरह है, वो भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी धीरे धीरे बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है, वो रूरल अर्बन माइग्रेशन लगातार आपका जो बढ़ा है, तो वो माइग्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा कि शहरों के अंदर जो जनसंख्या है, शहरों की जनसंख्या आपकी लगातार बढ़ती गई, है ना, और गाँव के अंदर जो जनसंख्या है वो लगातार आपकी कम होती गई। एक फिगर आपको मैं बताता हूँ, 1951 में 1971 के 51 के अंदर आप देखोगे तो 17.29% जो पॉपुलेशन है वो हमारी शहरों के अंदर रहती है, 17.29। वही पॉपुलेशन 2011 में बढ़ के 31.80 हो गई। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश का, इंडिया का, जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो जो अर्बन रूरल जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कम है और सबसे ज़्यादा है। शहरी जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर शहरी जनसंख्या सबसे कम है, तो ये दोनों फैक्टर्स मुझे आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि जो मिलियन प्लस सिटी है कि जहाँ वो ऐसे शहर जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है ना, वो जो जनसंख्या है वो आपके काफ़ी इंक्रीज हो रही है। 35 से बढ़ के 53 शहर हो गए आपके, है ना, 35 से 53 शहर हो गए जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसमें इंदौर, भोपाल जैसे शहर भी आते हैं। तो 2001 से अगर 2011 में भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपके 15-16 जो शहर हैं वो उसके अंदर 15 और 3 18 शहर जो है इसके अंदर यहाँ पर आपके ऐड हो गए, जो आपके 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एज कंपोजिशन की हम बात करें, आयु के कंपोजिशन की हम बात करें, तो अभी भारत के अंदर जो यंग एज है, मतलब जो वी आर कॉल्ड द यंगेस्ट कंट्री, सबसे जवान देश हम कहे जाते हैं। क्यों? रीज़न क्या है कि जो 15 से लेके 40 का 45 का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के अंदर हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं, है ना। तो वर्केबल पॉपुलेशन यहाँ पर है, काम ज़्यादा कर सकती है। जबकि जापान वगैरह की बात करें तो उनको बोला जाता है कि वो तो बूढ़े देश हो गए, है ना। बूढ़े क्यों हो गए कि एक समय पे आज से 30-40 साल पहले वो जवान हुआ करते थे। जवान देश मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी एक वर्केबल पॉपुलेशन के अंदर आती है। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया, बर्थ रेट कम है, डेथ रेट कम है, उसके कारण आपका जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो लगातार वहाँ पर आपकी बढ़ती गई है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर कि किसी भी व्यक्ति जो है वो अब ये चीज़ें जो है एज कंपोजिशन है वो आपकी जो चॉइस है उसको इम्पैक्ट करती है ना। वो इन्फ्लुएंस, उसको एज का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है, आपकी चॉइसेस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम बात करें कि द नंबर एंड परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपका, जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वर्किंग एज के अंदर, वो उसके अंदर वहाँ पे शामिल नहीं होती। और एज ग्रुप है, तो ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो आपके वर्केबल पॉपुलेशन में शामिल नहीं होते, छोटे बच्चे और बड़े व्यक्ति। तो ये दोनों आपके एज ग्रुप के अंदर या वर्केबल पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं होते। उसके बीच में 15 से लेकर 60 साल का जो उम्र है, उस उम्र के अंदर व्यक्ति जो है वो काम करता है। ऐसा नहीं कि 60 के बाद काम नहीं करता, 60 के बाद भी काम करते, बट इट इज़ कंसिडर टू बी वॉलंटरी। सरकार मानती है कि ठीक है, काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है ना। तो ये जनरली आपका माना जाता है। ओके, उसके बाद हम पॉपुलेशन को डिवाइड करें, जो भी हमने बात की उसके हिसाब से, तो पहले चिल्ड्रन है जो 15 साल से छोटे हैं, है ना। अब ये जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, तो ये
इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हैं, आर्थिक रूप से कोई उत्पादन नहीं करते, है ना। तो इनकी चॉइसेस अलग होती है बच्चों की, या उनके जो चॉइसेस या उनका रहन सहन थोड़ा अलग हो जाता है, वो अपने माँ बाप के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, है ना। माँ बाप पे डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। उसका दूसरा जो ग्रुप है, इट्स कॉल्ड द वर्किंग एज ऑफ द 15 to 59, 15 से लेकर 59 तक। अब ये जो एज ग्रुप है ये वर्किंग एज है, जहाँ पर लोग जाके काम करते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं और बायोलॉजिकली भी प्रोडक्टिव हैं, आर्थिक रूप से भी और जैविक रूप से भी रिप्रोडक्टिव हैं। कि मतलब ये क्या करेंगे इस एज के अंदर आने के बाद, दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से जो कामकाज है, आर्थिक रूप से कामकाज भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें उसके अंदर वहां पर है, इकोनॉमिकली और बायोलॉजिकली दोनों तरह से एक्टिव वहां पर रहेंगे, है ना। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जो 15 से लेकर 59 वाला, जो आपके देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, आर्थिक उन्नति में सबसे ज्यादा, या ये समझो कि 80% जो योगदान है यही ग्रुप यहाँ पर आपका देने वाला है, ठीक है। तीसरा है एज्ड अबाउट द 59 ईयर, 59 साल से ऊपर, जो ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं, है ना, सरकार की डेफिनेशन भी। अब ये जो नंबर है, तो दे कैन बी इकोनॉमिकली रिप्रोड्यूस, है ना, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से ये जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं, है ना। वॉलंटरी है कि ठीक है 60 के बाद काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, है ना, या इकोनॉमिकली कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, कि इकोनॉमिकली प्रोडक्शन कर सकते हैं, या जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो वॉलंटरी वर्क जो है ये लोग आपके यहाँ पे कर सकते हैं। इनको हम मानते हैं कि ये नहीं करते काम, या वॉलंटरी करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों जो ग्रुप हैं ये इकोनॉमिकली एक तरीके से अनप्रोडक्टिव, और जो भी है ये 15 से 59 साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब इनके नंबर्स की हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो एडल्ट जो है 58.7% आपके, है ना। एज्ड पीपल हैं 6.9%, तकरीबन 10 करोड़, और उसका जो चिल्ड्रन है दे कंसिडर 34%, ठीक है। तो ये एज ग्रुप है। तो एडल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है 15 से 59 में। यही तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोक्रेसी है, ये है वो है, तो वो यही नंबर है ना। वयस्क, वृद्ध और बच्चे, तो ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 58.7%, तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो जवान है, वो वर्केबल पॉपुलेशन है, वो आपके यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सेक्स रेशियो की, या आपके लिंग अनुपात की। तो लिंग अनुपात की हम बात करें, या सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, तो आपका जो सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि इट्स डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 मेल के ऊपर जो है वो कितनी महिलाएं आपकी यहाँ पे आपकी कितनी महिलाएं वहां पर हैं, कितनी महिलाओं का जन्म उसके ऊपर हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। थोड़ा सा ऊपर वाला कट रहा है, मैं सोचा उसको ठीक करूं, लेकिन अब ठीक है, अगले लेक्चर में कर दूंगा। हल्का सा ऊपर कट हो रहा है और साइड में भी थोड़ा सा कट हो रहा है ना। तो यहाँ तक जो है ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा, ओके, चलिए ठीक है ना। तो हल्का सा कट हो रहा है चलो उसको मैं नीचे कर लूँगा अगले लेक्चर में। ओके, सो दिस इन्फॉर्मेशन इज अ सोशल इंडिकेटर कि आपका जो इक्वालिटी है वो इक्वालिटी होना चाहिए, मेल फीमेल के बीच में, महिला पुरुष बराबर होना चाहिए, तभी तो आपका जो अर्थ का बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, देश का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या में अभी यहाँ पर कम है। रीज़न, कई सारे रीजन्स है, सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कई सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्स रेशियो जो कंट्री का है, इट्स ऑलवेज रिमेन आपके अनफेवरेबल टू द फीमेल, महिलाओं के लिए हमेशा नुकसानदायक रहता है। महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर, या महिलाओं की संख्या है वो लगातार आपकी कम होती है ना। अब आपको देख के लगेगा कि अगर जैसे 971 अगर सेक्स रेशियो है, तो आप बोलोगे 970 तो ठीक है, कोई दिक्कत, 30 ही तो महिलाएं कम है ना, ज़्यादा कहाँ कम है। लेकिन उसी नंबर को आप जब करोड़ में देखोगे, 100 करोड़ के कंपैरिजन में करोगे, तो वो नंबर आपका 30 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना वहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब कितना भैया, कितना कम हुआ, 1951 में जो है 946 हुआ करता था, है ना, और 2011 के अंदर 943 हो गया, 943। तो लगातार इसके अंदर आपका डिक्लाइन होता गया। 2001 के अंदर 933 था। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1961 तक 51 में बहुत अच्छा था, आज़ादी के बाद लगातार आप देखोगे लगातार उसके अंदर डिक्लाइन आया, और अभी अभी पिछले 20 सालों में, 20-30 सालों में, 20 सालों में ही इसके अंदर जो तेजी है वो तेजी यहाँ पर आपकी आई। तो आज़ादी के बाद लगातार जो महिलाओं की संख्या है वो लगातार यहाँ पर आपकी कम हो गई। सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, आपके केरला के अंदर है, इट्स 1084 फीमेल पर ईयर, ओके। उसके अलावा पुडुचेरी के अंदर 1038 है ना, तो वो एक अच्छा नंबर है। दिल्ली के अंदर आप देखोगे जैसे 866 फीमेल, है ना, और हरियाणा के अंदर 877, बहुत कम नंबर है। मतलब
एक तरीके से नाम ही डुबा रखा है इन लोगों ने, ठीक है। चल जो भी है वो बढ़ेगा, उसके लिए सरकारें जो है वो कोशिश कर रही हैं उनको बढ़ाने के लिए। लिटरेसी रेट की हम बात करें या साक्षरता दर की हम बात करें, तो साक्षरता के लिए अगर हम बात करोगे तो जो भी एजुकेटेड सिटीजन है वो एक तरीके से एक इंटेलिजेंट चॉइस सरकार के सामने या लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए अपनी बातों को वहाँ पे रख सकता है ना, वो चीज़ें कर सकता है। तो इसलिए इकोनॉमी का या जो पॉपुलेशन है उनका पढ़ना लिखना या उनका जो लिटरेसी है वो यहाँ पर आपका जरूरी। भारत में हमेशा लिटरेसी लेवल कम ही रहा है, लगातार पिछले कुछ सालों में हमने कोशिश की उसको बढ़ाने की और एक अच्छा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अब लिटरेसी को हम काउंट कैसे करते हैं, मतलब लिटरेसी लेवल हम जब गिनने जाएंगे तो छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल के, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, क्या उनको इंक्लूड करेंगे? तो सेंसस बोलता है कि पर्सन एज्ड 7 ईयर एंड अबव, व्यक्ति जो 7 साल से बड़ा है, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है जो पढ़ सकता है, एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में लिख सकता है पढ़ सकता है, उसको हम लिटरेट बोलेंगे। मतलब उसको नाम लिखना आता है, उसने लिख दिया पवना, चलो लिटरेट है, आगे बढ़ो, है ना, लिटरेसी में ऐड कर लिया, है ना, पढ़ना लिखना आ गया उसको। तो कोई भी व्यक्ति जो रीड एंड राइट कर सकता है वो आपका पढ़ा लिखा हो सकता है। अभी आप चल देखोगे कि आजकल ज़्यादातर पॉपुलेशन को नाम लिखना तो सिखा दिया जाता है कि हाँ ठीक है नाम लिखना आता है ना, तो मतलब किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो जनरली नाम का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अमेरिका है या कई सारे कंट्रीज है, तो वहाँ पर आपका मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड है कि आपको 5th क्लास या 8th क्लास तक वहाँ पे पढ़ा हुआ हो, या जो भी स्टैंडर्ड वहाँ पे होगा, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उसका एजुकेशन है, उसी को लिटरेट कंसिडर किया जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ा डेफिनेशन है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है ना, इसको सुधारने की जरूरत है। कितना है? 73% आपका हमारे जनसंख्या है ना, 80.9% जो है वो आपके मेल हैं और 64.4% जो है आपके फीमेल का, 64.4% जो है आपकी महिलाओं का है। तो ये दोनों नंबर आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा व्यावसायिक संरचना या आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो ऑक्यूपेशन या काम की बात करें, अभी जनसंख्या तो हो गई, सेक्स रेशियो भी हो गया, लिटरेसी भी हो गई, कितने लोग लिटरेट है। अभी काम क्या करते हैं? काम के लिए 3 सेक्टर्स आपको पता ही हैं, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है? कृषि, एनिमल हस्बेंड्री मतलब आपका पशुपालन, खेती, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग वगैरह, ये सब चीज़ें एक्टिविटी आपकी आती हैं, है ना। तो माइनिंग है या ये जितनी फिशिंग है, मत्स्य पालन वगैरह है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ओके, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आपका सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है। इसके अंदर आपकी इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो निर्माण करते हैं। तो यहाँ से जो प्राइमरी सोर्सेज से आपको जो भी रॉ मटेरियल लेते हैं, वो रॉ मटेरियल का उपयोग करके सेकेंडरी सेक्टर अपना काम चलाता है। तो व्हाट इज इट मीन कि ये सेकेंडरी सेक्टर है। रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया? अनाज हो सकता है, फिश हो सकती है, माइनिंग के अंदर आपके कोल वगैरह दूसरे रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इनके बिना इनको रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं, तो काम कैसे करेंगे? तो प्राइमरी के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आपका सेकेंडरी डिपेंडेंट होता है एक तरीके से। तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी आप बोलते हैं। अभी जो सर्विस सेक्टर होता है इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन वगैरह, ये सभी एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी एक्टिविटीज़ इसके अंदर यहाँ पे आती है। तो ये 3 मेन एक्टिविटी है। और जनरली आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं आपके काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में जो वर्केबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा आपके यहाँ पे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 तरह के देश हमने, अगर हम ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक होता है आपका डेवलप्ड नेशन, है ना, और दूसरा होता है आपका डेवलपिंग नेशन, विकसित देश और विकासशील देश। हम जो है विकासशील देश हैं, है ना, हम विकास कर रहे हैं। और ये अमेरिका या ब्रिटेन वगैरह है वो विकसित देश है, दे आर द डेवलप कंट्री, वो डेवलप हो चुके हैं। अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था में आप देखोगे कि एक ट्रेंड आता है। पहले लोग खेती करते हैं, खेती के पहले भी लोग क्या करते थे? आदि मानव थे, तो वो जंगल से कुछ भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह उठा लाते थे और उनका उपयोग करते थे, है ना, उनसे अपना जीवन चलाते थे, शिकार करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान ने जो है इंसान सिविलाइज हुआ। इंसान क्या करा? एक आपका सिविलाइज पॉपुलेशन में उसने रहना वहाँ पे शुरू किया, है ना। अब उसने सिविलाइज पॉपुलेशन जब रहना शुरू किया इंसान ने, तो उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। जब वो स्टेबल हुआ तो एग्रीकल्चर उसने वहाँ पे किया, कृषि करना वहाँ पे आपका शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि उसने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की, है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पहले क्या था? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया, कृषि क्रांति आई, है ना, कृषि क्रांति आई, कृषि बड़ी सक्सेसफुल हो गई, कृषि अच्छे से होने लग गई। उसके बाद क्या है, लोग जो है वो इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़े। वहाँ पे आपका जो कपड़े की मिल वगैरह है या जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, वो डेवलप हुई। तो उसके बाद दे मूव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, है ना। उन्होंने अच्छी खासी जो इंडस्ट्री है, अच्छी खासी इंडस्ट्री उन्होंने वहाँ पे डेवलप कर ली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके 1780s 90s से लेके उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू किया और अभी भी वो जारी है। तो इंडस्ट्री हुआ।
इंडस्ट्री में जब सैचुरेशन आ जाता है उसके बाद इंसान के पास सब कुछ हो गया, फिर वो जो टर्शरी वाला आपका जो है सर्विस सेक्टर, उसकी तरफ आपके या सेवा क्षेत्र की तरफ आपके यहाँ पे आगे बढ़ता है ना। तो जो विकसित देश हैं वो ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उनको सेकेंडरी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज चाहिए, उनका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वो दोनों डेवलप हो चुकी है। अगर वो इंडस्ट्री डेवलप ना भी करें हम तो इतना पैसा है उनके पास में कि वो दूसरे देशों से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्री पे अभी भी ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो विकसित देश है वहां पर आपका इंडस्ट्री और आपका सर्विस सेक्टर ये दोनों काम करता है। जबकि अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो वो तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, जैसे भारत है कृषि के ऊपर ही डिपेंड है, उसके बाद में इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री भी हम डेवलप वहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका विकास ऑलमोस्ट हो चुका है या हो रहा है ना। और सर्विस सेक्टर अभी वहाँ पर स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है कि धीरे धीरे उसका विकास वहाँ पे हो रहा है ना। उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे आपके होने की कोशिश उसके अंदर कर रहा है। एक मिनट। ओके, सो द डेवलप्ड नेशन हैज़ अ हाई पॉपुलेशन जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे एक्टिविटीज़ पे आपके डिपेंड करती हैं, जो भी आपको मैंने बताया विकसित देश। जबकि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर, प्राथमिक के ऊपर या कभी कभी सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हम उन दूसरे वाले देशों के अंदर है जो एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना। इंडिया के अंदर 64% जो पॉपुलेशन है वो आपके एग्रीकल्चर में इंगेज है ना, कृषि में इंगेज है। अब कृषि में समस्या क्या है, ऐसा नहीं कि कृषि बुरा होता है, कृषि सबसे अच्छा होता है, लेकिन कृषि में क्या है कि जो पर कैपिटा आपका जो लैंड है वो भारत में काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति अगर हम लैंड साइज की बात करें इट्स वेरी लेस। उससे क्या होता है कि 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन है या आपका 1 हेक्टेयर, आपका 1 हेक्टेयर भी नहीं 1 एकड़ जमीन आपको प्रति व्यक्ति अगर आएगा तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उतनी खेती नहीं हो पाएगी उसके अंदर। उसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्शन के अंदर कमी आएगी या उसके अंदर आपका जो ग्रोथ है व्यक्ति का वो ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भारत में हो जाती है। ओके, उसके बाद प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है सेकेंडरी के ऊपर और टर्शरी के ऊपर, तो ये जो है ये तकरीबन 13% आपके सेकेंडरी के ऊपर और 20% आपके टर्शरी के ऊपर। लेकिन एक उल्टा फैक्टर भी है। उल्टा फैक्टर क्या है कि देश की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर का है ना। इट्स मोर देन 50%। और जो पॉपुलेशन है आपका तो सिर्फ 20% पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है ना। जबकि आप कृषि की बात करोगे, कृषि तकरीबन 17% ऑफ द इंडियन जीडीपी है, तकरीबन 17% है वहाँ पे, और 17% में 64% लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन चेंज उसके अंदर भी, आपके लोगों के रहन सहन के उसके अंदर। ये 64% लोग जो है वो 17% इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और 50% पे 20% लोग डिपेंडेंट है। तो ये एक बड़ा जो अंतर है वो भारत के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करें स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो हेल्थ की सिचुएशन धीरे धीरे देश के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुई है ना। काफ़ी डेवलपमेंट आपके हेल्थ के अंदर देश के अंदर आया है। अगर हम बात करें पिछले 50-60 सालों में तो लगातार हमने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे उन सेक्टर्स के अंदर, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका जैसे अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं है तो कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसको कुछ बीमारी है या उसको प्रॉपर से ध्यान नहीं रखा गया तो उसकी भगवान ना करे उसकी डेथ यहाँ पे हो जाए, या ओल्ड एज के अंदर कोई सिकनेस है लोगों को तो ओल्ड एज में लोगों की डेथ हो जाती है। आजकल तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कई सारी हैं, है ना, उसके अंदर लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये हेल्थ फैसिलिटीज़ किसी भी देश में होना वहाँ पे ज़रूरी है। हेल्थ फैसिलिटी ही आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो जनसंख्या है उनको सर्वाइवल या उनको सर्वाइव कर सकती है, उनको ग्रोथ करने में, उनका फिजिकल ग्रोथ के अंदर, मेंटल ग्रोथ के अंदर यहाँ पर जो हेल्प है वो हेल्प यहाँ पर आपकी कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रोथ रेट जो है भारत के अंदर इट्स 25 पर 1000 पॉपुलेशन था 1951 में, और ये नंबर कम होकर 1951 के अंदर 7.2% यहाँ पे हो गया है। 51 से लेके आपके 2011 तक आपका ये इतना बड़ा बदलाव, 25 लोग जो है पर 1000 पॉपुलेशन में मरते थे। पहले कई सारी बीमारियां हो जाती थी लोगों को। अभी कोरोना से जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, ये अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक है, तो हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। उसके पहले आप देखोगे कि चेचक जैसी बीमारियां होती थी, कई सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। पहले लोगों का प्रोडक्शन जो रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, वो भी ज़्यादा होता था और डेथ रेट भी ज़्यादा होती, ज़्यादा बच्चों की डेथ वहाँ पे हो जाती थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन ये कम से कम हमने 51 से लेके 2011 तक हमने ये नंबर कम किए। लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जीवन प्रत्याशा है कि व्यक्ति पैदा होने के बाद कितने साल तक जी सकता है, 1951 में जो दर थी
आप यकीन नहीं मानोगे 36.7% थी, 36.7 ईयर थी, है ना। और ये नंबर बढ़ के अभी जो 67.9 हो गया है। और अभी तो ये नंबर जो है, अभी एक रिपोर्ट आई थी वो 70 बता रहा है, 70 के ऊपर भी बता रहा है यहाँ पे, 70 के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। तो लोगों के जीवन जीने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनको दूसरी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनको एक अच्छा जीवन मिल रहा है, तो वो लोग लंबे समय तक यहाँ पे आपके जी रहे हैं, है ना। तो जीवन प्रत्याशा आपकी यहाँ पर इसके अंदर इंक्रीज हो गई है। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि जो पब्लिक हेल्थ है उसके अंदर या दूसरे हेल्थ सेक्टर्स हैं उसमें आप इंप्रूवमेंट हुआ है, मेडिकल प्रैक्टिसेस, डायग्नोसिस, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। और इस इंप्रूवमेंट के कारण जो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। उसके पर कैपिटा जो कैलोरी कंजम्पशन है ना, तो वो भी आपका लगातार बढ़ा है कि लोगों को कैलोरी कंजम्पशन बढ़ा है, कितनी ऊर्जा उनको चाहिए, है ना, तो वो आपका इंक्रीज हुआ है। लोगों को न्यूट्रिशन फूड है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है। अब न्यूट्रिशन फूड में भी क्या है, सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के द्वारा न्यूट्रिशन फूड है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। कुछ लोग खुद से सक्षम है कि उसको ले सकते हैं। लोगों को जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है और बेसिक सैनिटेशन की एमिनिटीज़ हैं, है ना, वो अवेलेबल अगर होगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जैसे अभी स्वच्छ भारत आपका जो ग्रामीण अभियान है उसमें सैनिटेशन फैसिलिटी दी गई, साफ़ पीने का पानी है तो वो सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले। तो सरकार को चाहिए क्या? सरकार को लोगों को साफ़ पीने का पानी देना है, उनको सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ देना है ना, और एक अच्छा हॉस्पिटल देना और अच्छी एजुकेशन देना। बाकी हम कर लेंगे, है ना। आप तो हेल्थ एजुकेशन दे दो, हेल्थ के अंदर आपका सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग भी आ गया और एजुकेशन दे दो, ये दो चीज़ें अच्छे से देखो, बाकी हम अपना देख लेंगे। सरकारों को बस यही करना है और को सरकारों को करना नहीं है ना। चलिए, तो ओके, उसके बाद हम एडोलसेंट जो पॉपुलेशन है आपकी, किशोरी जनसंख्या, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है। अब जो किशोर जनसंख्या होती है, जो एडोलसेंट एज आपकी होती है ना, तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन भारत के अंदर है। अब ये जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ये भारत की 1/5 पॉपुलेशन है। 1/5 जो जनसंख्या है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है ना। 1/5 मतलब आपकी 20% पॉपुलेशन ये एडोलसेंट है। ये तकरीबन आपके 10 से 19 साल का एज ग्रुप है, जो काफ़ी क्रूशियल एज ग्रुप है ना। इस एज के अंदर बोलते थे पहले कि इस एज में अगर बच्चा सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान जाने क्या होगा। तो ये एक ऐसा एज ग्रुप है जहां पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 20% ऑफ द अर्थव्यवस्था आपका पॉपुलेशन का है, और यही तो हमारा फ्यूचर है ना। हम तो इस एज ग्रुप से बाहर आ चुके हैं, लेकिन यही तो हमारा फ्यूचर है कि यही हमारे आगे का 15-20 साल बाद जो देश होगा उसको तय करेंगे, है ना, उसको वहाँ पे डिसाइड करेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन यहाँ पर है ना। चलिए, तो ओके, ठीक है। तो दीज आर द अवर एडोलसेंट गर्ल्स, जो इनके लिए फिर आपके न्यूट्रिशन के लिए कई सारी जो स्कीम्स हैं, कई सारी स्कीम्स यहाँ पे चल रही है। लेकिन ये पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन क्या कर रही है, ये कर रही है ना, टिकटॉक, है ना। ये ऐसे जो चीज़ें हैं वो लोगों को अभी, जो यूथ है उस यूथ को बर्बाद कर रही है ना। जो रिप्रोडक्टिव एज आपका जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने का एज है, वहाँ पर ये सब चीज़ें की जा रही है ना। और उसके कारण क्या हो रहा है, एक समय था जब हम पढ़ते थे कि एक छोटा बच्चा है 8 साल का, उसने वो चेस चैंपियन, चेस का विनर वहाँ पे बन गया, उसने कोई नया इन्वेंशन वहाँ पे कर दिया, कोई नई चीज़ लेके आ गया। 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, 12 साल में बच्चे जो है वो PhD का डिग्री उसने ले लिया, 15 साल में PhD का डिग्री ले गया। कितनी न्यूज़ आती थी, अभी भी आती है, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन है इन सब चीज़ों के कारण आपका जो टाइम वेस्ट है वो टाइम वेस्ट कर रही है। दूसरा एक PUBG भी है, आपको पता ही है, वो लोगों का टाइम गता कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है आपके एडोलसेंट और हायर वो है, वो आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, कि छोटा बच्चा होता है उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे एडोलसेंट है तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो 10 से 19 साल के अंदर उनका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पहुँचते हैं, उनके जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उनको स्पेशल केयर की वहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें क्या है कि हम प्रॉपर तरह से न्यूट्रिशन है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, है ना, पोषण है, पोषण नहीं मिल पाता, और पोषण नहीं मिलने के कारण जो है उनका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन सरकार कई सारी स्कीम्स है, जैसे स्कूल के अंदर आपका मिड डे मील है या सबला स्कीम है, ऐसी कई सारी स्कीम्स है जिसके द्वारा न्यूट्रिशन फूड कम से कम सरकार उनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो एडोलसेंट है ये आपकी एनीमिया से प्रभावित है। अभी आप नंबर देखोगे लड़कियों का, तो उनका जो एनीमिया है वो प्रॉब्लम, एनीमिया काफ़ी इंक्रीज हो जाता है भारत के अंदर। भारत में हर दूसरी महिला जो है वो एनीमिया से पीड़ित है वहाँ पे, है ना। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन के नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है भारत के अंदर, है ना। उसके अलावा अवेयरनेस है, तो उनको लेके अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी या फिर एजुकेशन है तो वो अवेयरनेस वहाँ पर नहीं है, वो इंक्रीज करना जरूरी है। और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को लेके अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आपका एक रिपोर्ट आई थी अभी NSSO की, वो बोलता है कि भारत के
अंदर जो एज है आपका शादी का वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। लड़कियों का जो जनसंख्या है उसके अंदर आपका जो पॉपुलेशन है वो उसमें एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, शिक्षा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खैर वो 2011 के सेंसस में ही पता करेगा कि क्या हुआ। अब नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है, अब ये आपके पॉपुलेशन को तय करती है ना। इट्स अ प्लानिंग ऑफ द फैमिलीज है, तो फैमिली प्लानिंग वगैरह उसके अंदर वहाँ पे करती है ना। जनसंख्या की प्लानिंग है, वो प्लानिंग इसके अंदर यहाँ पे वो करते हैं। 1952 में पहली जनसंख्या नीति यहाँ पर आई कि जनसंख्या जो बढ़ रही है लगातार, या जनसंख्या बढ़ रही घट रही जो भी हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग जैसे कई सारे जो प्रोग्राम्स है वो सरकार के द्वारा बाद में लाए गए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लाए गए, है ना, आपके परिवार कल्याण कार्यक्रम लाए गए कि किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए कि वो आपका पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल करें। उनको समझाया गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने से क्या होगा। आपको याद होगा वो सीन पंचायत का जहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे कैंसर बताए गए थे और उसको लेके पूरे गांव में हंगामा हो गया था। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण जो सिस्टम है, उसको समझने के लिए आपको पंचायत जैसी जो वेब सीरीज़ है वो देखना चाहिए। आई रिकमेंडेड। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखना चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है 2000 के अंदर आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, ये पॉपुलेशन पॉलिसी फिर से आई है और यहाँ पे जनसंख्या को कंट्रोल करने की जो बात है वो यहाँ पर आपकी की गई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि एनपीपी 2000 है, वहाँ पे 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से जो बड़े बच्चे हैं या आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको कम करने का टारगेट रखा है, एंड इट्स बिलो 30 आपके पर 1000 के अंदर। खैर 2022 में हमने और भी इसको 17 नंबर करने का टारगेट वहाँ पे रखा है ना। ये एनसीईआरटी में पहले का डेटा दिया हुआ है, ये उस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में रखा गया है। तो ये ऑलमोस्ट हमने कहीं कहीं अचीव आपका कर लिया। उसके लिए क्या है कि जो टीकाकरण है या जो एडोलसेंट एज है, तो या फिर आपके जो आपके छोटे बच्चों की एज है, आपके इन्फेंट है, उनको न्यूट्रिशन फूड वगैरह प्रोवाइड करना, तो वो उसके लिए यहाँ पर आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम एडोलसेंट है तो 2000 के अंदर आपने देखा यहाँ पे कि जो एडोलसेंट है उनको आपका बड़ा सेक्शन वहाँ पर उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर देखा गया, और जो बेसिक आपकी न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ हैं आपकी, या उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, या फिर आपका उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसमें आपको जो स्कीम्स वगैरह हैं, उसके अलावा आपके इस एज के अंदर अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी वगैरह है, इसको भी सरकार ने वहाँ पे ध्यान रखा कि ये लगातार जो संख्या है वो लगातार संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ओके, और उसके अलावा आप देखोगे कि जो प्रोग्राम्स है, तो ये पूरे जो प्रोग्राम है आपके लगातार कई सारे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के कारण जो शादी की जो एज है, जो मैरिज की एज है, वो डिले मैरिज यहाँ पर आपकी हो रही है। और चाइल्ड बीरिंग जो एज है, वो चाइल्ड बीरिंग एज लगातार आपकी कम होती जा रही है ना, मतलब वो संख्या आपकी कंट्रोल वहाँ पे आपकी हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे एजुकेशन इंक्रीज हो रहा है आपके एडोलसेंट के अंदर। उसके बाद आपका जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वगैरह का उपयोग करना, वो लोगों ने वहाँ पे आपका शुरू कर दिया, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। उसको लेके कई सारी ऐड वगैरह हैं, वो आपके टीवी वगैरह पे आती है, स्पेशली दूरदर्शन के ऊपर या सोशल मीडिया के द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा सरकार लगातार आपको अवेयर करती है ना। और उसके बाद इंसान खुद अब समझने लग गया कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो इतनी महंगाई के अंदर सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर आपकी है ना। और उसके अलावा जो वेल एजुकेटेड जो हेल्दी पॉपुलेशन है, वो एक अच्छे देश को एक पोटेंशियल यहाँ पे आपको क्रिएट करेगी और एक अच्छे देश का निर्माण यहाँ पे आपकी करेगी, है ना। इसके अलावा जो राधानाथ स्वामी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, रियल प्रॉब्लम इज नॉट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बट व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, है ना। जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है, लेकिन वो जनसंख्या क्या कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर विचार कीजिएगा कि क्या ये बात सही है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब कल से हम चैप्टर नंबर जो 10 है, चैप्टर नंबर 10 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।